नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। कैसे हो आप? उम्मीद आप सभी अच्छे ही होंगे, बेहतर होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई को आप अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का कलाम कोचिंग के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ राकेश मुंड एक बार फिर मैं आपके सामने सामान्य विज्ञान की क्लास लेकर के प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, अपन लोगों ने फिजिक्स वाला पोर्शन जो है वो शुरू कर रखा था और अपन ने कार्य पढ़ा था और कार्यों का जो भाग 1 है वो अपन लोगों ने पढ़ लिया था। आज अपन उसके आगे की चर्चा करेंगे। अभी तक अपन लोगों ने यही जाना था मित्रों कि कार्य है क्या, किसको अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कार्य कहेंगे, किस प्रकार से इसकी परिभाषा होगी, तब अपन ने बात करी थी। आज अपन उसी वीडियोज को आगे बढ़ाते हैं। ये आगे का वीडियो तभी समझ में आएगा, इससे पहले आपको पहले का जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा मित्रों। तो चलिए मैं आगे की बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपन लोगों ने एक भाग पढ़ लिया था, आज जो अपन वो दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। आज के इस भाग में दोस्तों अपन कार्य के प्रकारों की बात करेंगे पहले तो, फिर उसका क्या मात्रक है, किस प्रकार से उसका रूपांतरण होता है, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा, दिल थाम के बैठिएगा, अपन शुरू करते हैं। दिल की गहराई से बात को आप समझिएगा। देखिएगा, यहाँ अपन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आइएगा, देखो ये कार्य है, इसकी परिभाषा अपन ने जान ली। बात अपन ने करी थी कि अदिश राशि होता है। कार्य की बात अपन करें तो अपने को बल चाहिए होता है, अपने को विस्थापन चाहिए होता है। बल गुणा विस्थापन ही आपका क्या होता है, कार्य होता है। विस्थापन नहीं है तो कार्य भी अपन क्या कहते हैं, 0 होता है। इस प्रकार की अपन ने कुछ एक बातें रखी हैं। आज अपन आगे की बात करते हैं। देखो दोस्तों, बात अपन करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के प्रकार की अपन बात कर सकते हैं। तो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के प्रकार। देखिए दोस्तों, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा गया है अमूमन की परीक्षाओं के अंदर, क्योंकि कंसेप्ट बेस के सवाल होते हैं, वही अपन से पूछे जाते हैं। विषय वस्तु की अगर बात करें तो सारे कंपटीशन के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो आपके रिटका की कंपटीशन हो, दोनों लेवल में पूछता है वो, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। विज्ञान की वस्तु के लिए, दूसरी बात पटवार के लिए भी है, यानी सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ सारा विषय वस्तु है। एनटीपीसी का है, रेलवे डी ग्रुप का, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। यानी इतनी बातें तो आपके जहन में होनी ही चाहिए। तो देखिए मित्रों, बात अपन कर रहे हैं इस टाइप्स ऑफ वर्क की कि कार्य के प्रकार क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंडीशन बनाएंगे अपन इस समय। एक प्रकार अपन कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं, शब्द आता है धनात्मक कार्य, यानी कार्य है, उस कार्य को अपन कैसे धनात्मक कहेंगे, कैसे ऋणात्मक कहेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो समझ लीजिएगा आप, कंडीशन नंबर अपन फर्स्ट आपके लिए रख रहे हैं, जिसका आप नाम दे रहे हैं धनात्मक वर्क, यानी कि पॉजिटिव वर्क की बात अपन करेंगे। धनात्मक कार्य देखो है क्या दोस्तों, अपने को एक बात भली भांति पता है कि कार्य है, वो कार्य वास्तव में देखा जाए तो काम तभी होगा जब आपके पास बल हो और बल के साथ में क्या हो, विस्थापन हो। तो विस्थापन और बल तो हो ही हो। अब बोल रहे हैं आपसे कि धनात्मक कार्य की बात करेंगे, पॉजिटिव कार्य की बात करेंगे। तो देखिएगा, धनात्मक कार्य अपन उस कार्य को कहेंगे जब आपके पास लगने वाला वस्तु पर बल और बल के साथ अपने को चाहिए विस्थापन, क्योंकि इन दोनों के बिना तो कार्य संभव ही नहीं है मित्रों। तो अपन यही कहेंगे कि बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो, कि यदि दिशा क्या हो जाए दोस्तों, समान हो जाए, उस कंडीशन में जो होने वाला कार्य है वो कार्य अपना कैसा होता है, धनात्मक कार्य होता है, आई मीन पॉजिटिव वर्क होता है। देखो कैसे बात में बन कर सकते हैं, समझिएगा किस प्रकार से। जैसे मान लो लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रखें अपन, तो रख देंगे आसानी से। जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को अपन धरातल से उठा रहे हैं और ऊपर की तरफ इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देखो इस पर अपन बल लगा रहे हैं और बल अपन है वो ऊपर की ओर लगा रहे हैं। जैसे जैसे मैंने ऊपर की ओर बल लगाया है वैसे वैसे धरातल से ऊपर की ओर ही गया है, यानी कि जिस दिशा में अपन ने बल लगाया है उसी दिशा के अंदर इसका क्या हुआ है, विस्थापन हुआ। तो इस वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य, वो कार्य कैसा हुआ, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, धनात्मक कार्य कहेंगे। ध्यान से सुनना। देखो अपन बात करेंगे किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन कर दें या किसी वस्तु को धरातल से ऊंचाई पर प्रतिस्थापित करने पर उस वस्तु पर किया गया जो कार्य होगा वो कैसा कार्य होगा, तो आप क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य। देखो विषय वस्तु को बड़ी आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी भी आसानी से समझ पाए। देखो बल, तो बल मैं लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, विस्थापन दिशा समान, देखो ऊपर की तरफ दिशा समान है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आई है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कैसा कार्य हुआ, धनात्मक कार्य। तो देखिएगा एग्जाम्पल अपन इसमें रख देते हैं दोस्तों कि किसी पिंड को, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाने में किया गया कार्य
किसका एग्जाम्पल होगा, तो अपन क्या कर देंगे दोस्तों, आसानी से धनात्मक कार्य होगा। इवन और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों इसमें अपन, जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा अपन रख सकते हैं, जैसे स्प्रिंग बल की बात करें या स्प्रिंग के अंदर किया गया कार्य, वो कार्य भी आपका कैसा होगा दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य होगा। क्लियर है? देखिएगा सारी विषय वस्तु धीरे धीरे क्लियर होगी, बशर्ते आपको ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि आपको ध्यान से सुनते जाना है। कुछ एक पॉइंट्स हैं वो अपन पॉइंट रखते जा रहे हैं। देखिएगा, किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, बल और विस्थापन की दिशा सेम है, यानी कि कार्य कैसा हुआ, तो अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव कार्य होगा। स्प्रिंग है, यहाँ स्प्रिंग लगी है, आपने बल लगाया है और इसकी स्थिति परिवर्तित की, आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा। मेन स्थिति ये थी, इस स्थिति से यहाँ तक आ रही है, यानी कि जिस दिशा में अपन विस्थापन दे रहे हैं उसी दिशा में अपना बल है, जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन है, यानी दोनों की दिशा सेम है। अगर दिशा सेम होगी तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो अपने पास एक कार्य होता है जिसको अपन बोलते हैं ऋणात्मक कार्य, यानी कि नेगेटिव रख, यानी ऋणात्मक कार्य की बात करें तो ऋणात्मक कार्य कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, कंडीशन इसकी सीधी यही रहेगी कि आपके पास किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा विस्थापन की दिशा विपरीत हो, विस्थापन की दिशा विपरीत हो, इस कंडीशन के अंदर जो कार्य होगा वो कार्य कौन सा होगा, तो अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य। मान लीजिए, जैसे यूँ समझें किसी बात को, ये अपने पास कोई तल है, इस तल के अंदर ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की अगर बात करी जाए तो जैसे बल इसमें इधर लग रहा है, और दूसरी बात करें या विस्थापन इसका इधर हो रहा है, बल इस पर अपन इधर लगा रहे हैं, ये लुढ़कती भी जा रही है, अपन क्या करते हैं, इसका विस्थापन लगा रहे हैं इसकी दूसरी दिशा के अंदर, या सामने बोल देते हैं अपन, जैसे इस पर तो इधर तो फोर्स लगाए, या अपन मान लेते हैं ये विस्थापन है और ये फोर्स है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि पिंड जाएगा बेचारा, लुढ़कता जाएगा, लेकिन अगर सामने से अपन बल लगा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी दोस्तों कि धीरे धीरे इस पिंड की गति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा। इसी को अपन क्या करें, ऋणात्मक कार्य। देखो अपन समझ भी सकते हैं इसमें, देखिएगा कैसे, जैसे अपन जानते हैं कि कार्य की परिभाषा ये होती है, W बराबर F कोस थीटा और इनटू अपने को चाहिए S। ये बात अपन ने पढ़ी, मैंने फॉर्मूला अपना यही है कि कार्य को अपन क्या कह सकते हैं, तो अपन वो ही बोलते हैं कि बल हो और अपन ने घटक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा S ले लिया। देखिएगा यहाँ अपन बात करें W बराबर F है, यहाँ बात करें कोस, ये थीटा है। देखो अगर ऋणात्मक कार्य है, यानी कि आपने जिसका आपका विस्थापन जो भी है इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, यानी विस्थापन और जो बल है इसके मध्य बनने वाला एंगल कितना होता है, आप क्या कहोगे, ये एंगल कितना हो रहा है भाई, तो आप क्या बोलोगे, 180 डिग्री, यानी एंगल कितना हुआ दोस्तों, 180 डिग्री, और इनटू में क्या है, S है। देखिएगा आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोस 180 का मान क्या होता है भाई, -1, यानी कि माइनस से गुणा हो जाएगा तो मान क्या आ जाएगा, F.S। देखिएगा यदि विपरीत है, यानी कि बनने वाला थीटा अपने पास क्या है, 180 डिग्री की कंडीशन है, या विपरीत की अगर बात करते हैं तो दोनों बात यहाँ क्लियर हो जाएंगी। दोनों बात आपको याद रखनी है, या तो 180 डिग्री आपको कह दे, या कह दे कि लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो उस कंडीशन के अंदर किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। देखो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं, F कोस थीटा इंटू S है, यहाँ W बराबर F कोस 180 डिग्री का एंगल बना भाई, सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का। और ये देखो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, देखो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं, इनके चतुर्थांश बनाते हैं अपन, और अपन लिखते हैं कि पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पढ़ा ना अपन लोगों ने। तो देखो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन त्रिकोणमिति के अंदर, AS/TC का, याद भी अपन करते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टैलेंटेड इन माई क्लास, ऐसे कुछ करके। अपने को ये भी ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि अगर बात रखी जाए, एक तो साइन की वैल्यू या किसी भी एंगल की वैल्यू है वो या तो 90 डिग्री पर और साथ में 270 डिग्री पर, यहाँ पर तो वैल्यू चेंज होती है, बाकी कहीं पर भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो देखिएगा, और अपन ये भी जानते हैं AS/TC का मतलब यह कि यहाँ ऑल पॉजिटिव है, सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे। यहाँ साइन, बात सुन रहे हैं, यहाँ साइन वाला है, और साइन के साथ अगर आप बात करें तो आपको मिलेगा
कोसेक नेगेटिव होगा, इसी प्रकार टेन और कोट, और यहाँ कोस और आपका सेक है वो नेगेटिव होंगे, बाकी सारे आपको क्या मिलने वाले, पॉजिटिव मिलने वाले। इस प्रकार से अपन बात करते हैं। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर अपन थोड़ी सी बात कर लें। जैसे अपने को कोस 180 डिग्री का निकालना है तो अपन लिख लेते हैं भाई, जैसे कोस है 90 + 90 कर लेते हैं। जैसे अपन यहाँ करेंगे तो देखो 90 पे मान चेंज होता है भाई, 90 2 70 पे, तो यहाँ हो जाएगा sin 90। अब देखो कोस 90 + थीटा, ये 90 है यहाँ पे, तो 90 + थीटा क्या है, यहाँ मान जाएगा और यहाँ मान जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ साइन है, साइन जो मान रखे गए ये सारे पॉजिटिव है, जो मान यहाँ रखे यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है। यहाँ साइन है और साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कोसेक, ये पॉजिटिव है। यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो यहाँ देखेंगे अपन तो कोस की वैल्यू यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब साइन 90, और अपन जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, तो मान कितना आ गया, -1। यानी कोस 180 डिग्री 90 + 90 करे तो मान क्या, माइनस, इसलिए अपन बोलते हैं कि ऋणात्मक कार्य। छोड़ो इन सब बातों को, आप तो इतना सा बस याद रखना कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस वस्तु का विस्थापन यदि विपरीत हो, उस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। देखिएगा एग्जाम्पल अपन रखें तो यहीं से एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो आपके सामने रखा गया है। देखो किसी पिंड को आप पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाते हैं। अब किसी पिंड को आप पृथ्वी से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, देखना इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करके बता रहा हूँ। किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो इस पिंड पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्लियर है, क्योंकि विस्थापन की दिशा में बल लगा है, ये बात अपने रख दी। अब देखो जैसे जैसे मैं इस पिंड को ऊपर की ओर प्रतिस्थापित करते जा रहा हूं, वैसे वैसे इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी लग रहा है। यानी गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी की एक शक्ति, अपन ग्रेविटी की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं भी दो पिंड हैं, उन पिंडों के अंदर आप आपस में आकर्षण करने की क्षमता होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो जैसे जैसे इसको ऊपर रखेंगे पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, यानी इस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है इसके तो विपरीत काम हो गया भाई। इसके मध्य बनने वाला एंगल विपरीत दिशा में, देखो बल ऊपर की तरफ लगा रहा हूं और गुरुत्वीय बल इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य। तो देखिएगा बात यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि किसी पिंड को इसी एग्जाम्पल से बना सकते हैं कि कोई भी आपके पास पिंड था, तो अपन लिख देते हैं किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाने पर पिंड पर कार्यरत गुरुत्वीय जो बल है, गुरुत्वीय बल का मान कैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये मान कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव मान होगा। उम्मीद है मित्रों आपको ये बात है वो समझ आई होगी। दोबारा से देख लीजिएगा, शानदार सी बात रखी गई है। देखिएगा दो प्रकार के अपने काम पढ़े हैं फिलहाल। एक अपन ने बात करी कि पॉजिटिव कार्य और दूसरा अपन ने पढ़ा है नेगेटिव कार्य। देखिएगा पॉजिटिव कार्य अपन ये कहेंगे कि बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो, उस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर दिशा ही एक है दोस्तों तो अपन भली बात ही जानते हैं कि बनने वाला जो एंगल होगा वो कैसा होगा, थीटा बराबर 0 और कोस 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। तो अपन यही तो पढ़ते हैं W बराबर एफ कोस थीटा इंटू एस, कोस 0 का मान 1 यानी एफ एस, सीधा सीधा ही हो गया। इस प्रकार अपन बात करते हैं जो मान होगा वो पॉजिटिव का। उदाहरण अपने रखा है कि किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाने पर किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। या स्प्रिंग के ऊपर लगाया गया जो बल है वो जो कार्य होगा उस स्प्रिंग के ऊपर वो कौन सा होगा, धनात्मक होगा। दूसरा अपन ने बात करी कि नेगेटिव वर्क कौन सा होता है भाई, ऋणात्मक काम कौन सा। तो अपन सीधी सीधी बात कंडीशन अपने को ये याद रखने सब कुछ भूल भाल के कि देखिएगा किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इस कंडीशन के अंदर जो कार्य होगा वो कैसा होगा, तो अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक वर्क होगा। देखो इसी एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि आपने किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाया, तब तो उस पिंड पर कार्यरत बल था, लेकिन इसी पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो कैसा दर्शाएगा भाई, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि दोनों के मध्य एंगल कितना बना भाई, 180 डिग्री का। और इसी प्रकार अपन कह सकते हैं गुरुत्वीय बल जो कैसा होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। क्लियर है। और अपन ने बात भी करी थी कि अगर इस कंडीशन में ऋणात्मक कार्य की बात करें तो W बराबर माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। ये दो प्रकार के कार्य। अब देखिए आगे और बात करते हैं, और भी टाइप्स अपन पढ़ सकते हैं। जैसे देखिएगा और इसमें क्या करें तो अपन और भी इसमें बात सीख सकते हैं। देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कार्य है, उस कार्य की और बात अपन करें तो अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पिंड है, अगली कंडीशन बताएं आपको छोटी सी। देखिएगा मान लीजिए कि कोई पिंड है, उस पिंड का द्रव्यमान m है
और इस पिंड को पृथ्वी से h ऊंचाई पर प्रतिस्थापित किया गया है, h ऊंचाई पर स्थापित कर देते हैं, चलो h ऊंचाई पर स्थापित करें, ठीक, h ऊंचाई पर स्थापित करें। और जैसे करेंगे तो अपने को मान चाहिएगा गुरुत्वीय त्वरण का, और अपन समझ लेंगे भाई कि अपने पास जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान जी इस कंडीशन में कार्य क्या होगा, एक अपने को स्थिति जाननी है। देखिए दोस्तों, अपन तो सीधी सीधी बात जानते हैं कि F अपने पास W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, यही तो होता है। घटक लेते हैं तब अपन कोस थीटा लगा लेते हैं, नहीं ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ले तो ले भी ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिएगा यहाँ देखें अपन W बराबर देखो F डॉट एस, F कोस थीटा पूरा लिखो तो पूरा लिख दो, लेकिन अपन जानते हैं कि इस m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। जैसे इसको h ऊंचाई पर अपन स्थापित करेंगे तो बल और कार्य की दिशा सेम होगी, यानी कि जो कार्य होगा वो तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया अपना। देखो यहाँ से अपन करें, अपन जानते हैं F बराबर होता है ma, क्लियर है। देखो यहाँ से अपन ये भी रख सकते हैं कि F की अगर बात करें तो m तो द्रव्यमान है, a है, अब a ना होकर के यहाँ क्या है भाई, g है, तो F बराबर क्या रख सकते हैं अपन, mg। देखो इस कंडीशन में अपन बात करें। दूसरा यहाँ विस्थापन है, तो विस्थापन यहाँ s दिया है, लेकिन यहाँ अपन पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, इसका मतलब जो अपने को ऊंचाई गिननी है वो किस में हो जाएगी भाई, h में। तो s की जगह पे अपन क्या प्रतिस्थापित करेंगे, h। तो इस कंडीशन में देखिएगा F बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी W बराबर क्या हो जाएगा, F तो है, F बराबर mg, तो ये तो mg हो गया, s की जगह क्या हो गया h, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, किया गया कार्य। याद रखना अपने को कि यदि किसी वस्तु को अपन पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाए तो जैसे जैसे उस वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ले जा रहे हैं, इस कंडीशन में थीटा तो क्या होना है भाई, जीरो ही होना है। अगर पूरा फॉर्मूला लगाए तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे F कोस थीटा है इंटू एस कोस थीटा कोस जीरो का मान है, तो अपने पास तो एफ एस ही है। इस कंडीशन में अपने पास कार्य क्या होगा, mg है। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब यहाँ वैल्यू अपने को काम आने वाली है। यानी कि कुछ बच्चे ये भी जानते होंगे, जो थोड़ी देर बाद में बात करने वाला हूँ, कि ये अपने पास जो ऊर्जा है वो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मेट है। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अंदर या गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, किसी ग्रेविटी के अधीन किसी वस्तु से अपन कार्य कराए तो वास्तव में वो काम है क्या, तो अपन क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही काम है। चलो अगले कंडीशन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, धनात्मक कार्य की बात करी, फिर अपन ने ऋणात्मक कार्य की बात करी। इसी क्रम में अपन थोड़ा आगे और बढ़े तो कुछ बातें और अपन जान लेते हैं। देखिएगा अगली बात करें अपन, देखो एक अपन पढ़ते हैं जीरो कार्य शून्य कार्य। अगली कंडीशन की बात करें तो अपन कहेंगे जीरो वर्क है शून्य कार्य, काम भी शून्य होता है भाई। आप भले थक जाओ करते करते, लेकिन काम शून्य कब होगा। देखिएगा अपन जानते हैं कि यदि विस्थापन नहीं हो, यानी कि विस्थापन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, हमेशा आप सब जानते हैं अगर विस्थापन ही नहीं है तो काम नहीं है। इस कंडीशन में किया गया कार्य आपका क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ इसी को मॉडिफाई करके कि अपने पास कोई वस्तु है, उस वस्तु पर लगने वाला बल तथा अपने को क्या चाहिए भाई, विस्थापन चाहिए। वास्तव में परिभाषा देखिए अपन एग्जैक्ट, तो अपने को ये बात मिलेगी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन, इन दोनों के मध्य दी एंगल की बात करें, मध्य बनने वाला कोण क्या हो, यदि 90 डिग्री का एंगल हो जाए, इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। देखो कैसे, अगर विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं है, ये बात तो अपन जानते हैं। इस कंडीशन में कार्य क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। वास्तव में अपन एग्जैक्ट बात करें कि शून्य कार्य की वैल्यू क्या रखें, तो देखिएगा अपन सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, ये फोर्स, और दूसरा विस्थापन, इसके मध्य जो कोण बनेगा वो कितना हो जाए, 90 डिग्री का। देखिएगा मित्रों, W बराबर परिभाषा लगा रहा हूँ मैं आपके सामने, F कोस थीटा इंटू एस है, कुछ ना कुछ विस्थापन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोस थीटा कितना है, 90 डिग्री का, तो कोस 90 इंटू में एस करें, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 0 पर 1, 90 पे 0, तो सारा कार्य क्या हो गया, जीरो। यानी एक बात अपने पकड़ में आई कि वस्तु पर लगने वाला बल हो, वस्तु पर लगने वाला बल अगर और विस्थापन, इन दोनों के मध्य देखिएगा एक बात पकड़ में आ रही है आपके कि अगर थीटा का मान 0 था
तब तो जो कार्य था वो कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, क्योंकि लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा सेम हो। दूसरी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री का हो। इस कंडीशन में जो किया गया कार्य वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, जैसे गुरुत्वीय बल काम करता है। इसी प्रकार अपन पढ़ रहे हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये तो अपन ने बात करी कि वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन के मध्य बनने वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री का। इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखने। देखिए दोस्तों, इसी के साथ अपन जोड़ के और भी पढ़ सकते हैं। अपन ने बात करी कि शून्य कार्य अगर लगने वाला बल और विस्थापन के मध्य जो कोण हो वो अपने पास 90 डिग्री का हो, इस कंडीशन में किया गया कार्य 0 हो। अपन बात भी कर चुके हैं कि 0, क्योंकि cos 0 की अगर बात करें तो cos 90 की बात करें तो cos 90 पे वैल्यू रखेंगे तो cos 90 पे मान अपन करें तो cos 90 का मान 0 ही मिलेगा आपको। और इसलिए अपन बात भी करें W बराबर f cos थीटा इंटू s, यहाँ पर अपन करें तो cos 90 का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, 0। इस कंडीशन में किया गया कार्य 0। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने को याद रखनी है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा अभिकेंद्रीय बल, सबने सुना है अपकेंद्रीय होता है एक, और एक बल अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगे उसी की अपन बात करते हैं। अपन फॉर्मूला भी पढ़ते हैं इसका, mv²/r की बात करते हैं। ये अपन बलों के प्रकार पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी जिक्र इसका करेंगे। यहाँ कार्य के संदर्भ में अपन बात करें। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, इसका केंद्र यहाँ है और ये वर्ताकार पथ में गति करता है, तो इस प्रकार से जैसे ये तो इसका फोर्स है अपने पास और ये इसका अपने पास क्या है, विस्थापन है। देखिएगा, अगर कोई भी पिंड है, उस पिंड की वर्ताकार पथ में गति हो, उस वर्ताकार पथ में गति का जो मेन अगर अपन बात करें कारण है, वो कारण आपको क्या मिलेगा, अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। बात क्लियर है। अपन इसके एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल को लेकर के, कि किसी भी मौत के कुएं के अंदर जो स्कूटर सवार होता है या जो भी सवार होता है, वो क्या कारण है कि उसकी चारों ओर परिधि पे गति कर लेता है, अंदर नहीं गिरता, किस कारण। अपन एग्जाम्पल किसका देते हैं, इसी बल की बात करते हैं कि अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, और भी हो सकता है, जैसे कोई डोरी है आपके पास, उस डोरी को आपने, उस डोरी के ऊपर आपने कोई पत्थर बांध दिया हो, लगातार आप उस गति करवा रहे हैं, या कोई सड़क आई है, उस सड़क पर कोई मोड़ आया है, बात सुनो, सड़क पर मोड़ आया है, तो उस मोड़ पर अपन देखें तो अपन गिरते नहीं है, फिसलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी अपने पास क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। देखिएगा, छोटी सी कंडीशन बात करें कि अभिकेंद्रीय बल के अंदर यदि कोई कण गति करता है तो किस प्रकार से, तो देखो बल लग रहा है, विस्थापन है। आप यहाँ देखें तो बल और विस्थापन के मध्य अगर एंगल की बात करें तो आपको दिखेगा कि 90 डिग्री का एंगल है। देखो, ये तो सारा विस्थापन है, ये बल है। इस कंडीशन में जो किया गया कार्य वो क्या होगा दोस्तों, तो शून्य कार्य होगा। तो याद आपको रखना है, क्योंकि अपन बात करते हैं W बराबर f cos थीटा इंटू विस्थापन। देखो, f cos थीटा 90 की बात करेंगे, cos 90 का मान क्या हो गया, 0 इंटू s, तो किया गया कार्य इस कंडीशन में कितना हुआ, 0। तो अपने को याद रखना है कि अभी तक अपन ने 2-3 बातें करी हैं कि cos 0 हो, अगर थीटा का मान 0 हो तब तो किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक कार्य होगा। क्लियर? क्यों है ये कंडीशन, कब आई है, तो सारा रिवाइज करेंगे आप। ये कंडीशन तो तब आई अपने सामने जब अपन क्या करते हैं मित्रों, किसी भी बल है, उस बल की दिशा में उस पिंड का विस्थापन करते हैं, तब ये कंडीशन 0 होती है, तब कार्य कैसा होता है, धनात्मक। दूसरे अपन बात करते हैं कि अगर दिशा विपरीत हो जाए, जिस दिशा में बल लगाए हैं उसके जस्ट विपरीत अपन क्या करें, विस्थापन कर दें, दोनों की दिशा अलग करें, तब बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। इस कंडीशन में किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक कार्य। क्लियर है? एग्जाम्पल भी अपन ने देखा बहुत अच्छे से। फिर अगर 90 डिग्री का हो जाए, दोनों के मध्य एंगल दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो 90 डिग्री, तो cos 90 मान करें तो 0 होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। देखिए मित्रों, इसका आप एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, और वो एग्जाम्पल ये होगा, जैसे मान लीजिए शून्य कार्य की अगर बात करें कि शून्य कार्य कैसा हो, तो आप कह सकते हैं जैसे कोई स्टेशन है और उस स्टेशन पर कोई कुल्ली खड़ा है, उस कुल्ली के सर पर वजन है और वो कुल्ली क्या करता है, कार्य कर रहा है। इस कंडीशन में कुल्ली द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अपन जानते हैं कि उसने लंबवत कार्य किया है, ऊर्ध्वाधर कार्य किया है, ग्रेविटी के ऊर्ध्वाधर कार्य किया है। इस कंडीशन में थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है। इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा, 0। यदि वही कुल्ली आपको कंडीशन ये दे दे कि वही कुल्ली जो है या कोई कुल्ली होगा वो किसी वस्तु को उठा देता है और एज ऊंचाई पर, या कोई भी मान देते 2 मीटर 5 मीटर की ऊंचाई पर उठा करके कंधे पर रखता है, इस दौरान वो कार्य करेगा। लेकिन अगर वो स्थिति एक रखे, उस कंडीशन में उसका किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं दोस्तों, ये अपने पास क्या है, कार्य के प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य कितने प्रकार का हो सकता है। नंबर 1
पॉजिटिव कार्य है, नंबर 2 नेगेटिव कार्य है, नंबर 3 अपने पास कौन सा है, जीरो कार्य है, और 4 नंबर अपन ने एक बात और करी थी कि अगर किसी वस्तु को अपन h ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं तो किया गया कार्य है वास्तव में देखा जाए तो वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, नहीं वो क्या हो जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। ये अपन ने बात करी। अब देखो दोस्तों, इसी के आगे अपन चलते हैं थोड़ा सा और उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्य के मात्रकों की बात कर लेते हैं। तो आइएगा, देखिएगा, मात्रक रखें थोड़ा सा, देखो देखिएगा, मात्रक, कार्य के मात्रक। देखिए दोस्तों, कार्य के मात्रक याद रखें, हमेशा फॉर्मूले से आता है। किसी भी चीज का मात्रक आपको निकालना हो तो रटना नहीं है। आज मैं आपको तरीका बता देता हूँ करना कैसे आपको, फिर हमेशा आप वही काम करना। मात्रक निकालना तो उसका सूत्र आना चाहिए, और आप कार्य का मात्रक निकालना चाह रहे हैं तो आप पढ़ते भी हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, तो आप क्या करते हो, बल गुणा विस्थापन। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो यही है भाई। देखो कार्य बराबर निकालें तो अपन कह सकते हैं कि बल है, और बल का मात्र क्या होता है भाई, आप सबने पढ़ा, न्यूटन होता है, एन से नोट करते हैं। विस्थापन है तो विस्थापन का मतलब चलेगी दूरी है, और दूरी किस में मापी जाती है भाई, मीटर में। तो देखो मात्र क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू क्या हो सकता है दोस्तों, मीटर हो सकता है। क्लियर है। और भी देखो दोस्तों, और भी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिएगा, ये जो बल है आपके पास, एक कंडीशन पढ़ेंगे आप, एक बात ध्यान से सुनना। ये जो बल है, मान लीजिए ये बल आपके पास 1 न्यूटन बल है। कितना बल है, 1 न्यूटन बल है, और ये जो दूरी आपके पास ये 1 मीटर की दूरी है। देखिएगा, एक परिभाषा है, एसआई की परिभाषा है अपने पास, एमकेएस पद्धति का एक मात्रक और आता है, उसकी परिभाषा सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, शब्दों पे गौर करना। 1 न्यूटन बल द्रव्यमान के किसी पिंड को, या कोई पिंड जिसका द्रव्यमान 1 न्यूटन हो, या 1 न्यूटन पिंड का कोई बल हो, उस बल को 1 मीटर तक प्रतिस्थापित करने पर किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। यानी कि एक परिभाषा और निकाल सकते हैं अपन कि जूल बराबर क्या होता है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर होता है। तो देखो एक परिभाषा और निकाल सकते हैं कि कार्य का एक अन्य मात्रक और आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, जूल की संज्ञा भी देते हैं। तो ये भी जूल भी इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। देखो दोस्तों, एक डेटा और भी आया परीक्षा के अंदर, देखिएगा, यहाँ से अपन बना रहे, अपन ने पढ़ा है कि W बराबर है न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है भाई। देखिएगा, यहां से अपन और बात करें थोड़ी सी। देखो, इस न्यूटन की अगर बात करें तो इसको सीजीएस पद्धति में लेके जाएं तो अपन जानते हैं कि 1 न्यूटन बल बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। मोटा मोटा लिख देता हूं मैं, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन की अपन बात करेंगे। ठीक है। देखो, मापन की पद्धतियां आपने पढ़ी होंगी। जैसे एक पद्धति आई है जिसको सीजीएस कहा जाता है, एक पद्धति जिसको एफपीएस बोलते हैं अपन, एक पद्धति जो सर्वमान्य चली जिसको अपन एमकेएस कहते हैं। ये पद्धति आपके पास है ना। तो देखिएगा दोस्तों, बात अपन करते हैं, देखना। सीजीएस का मतलब यही है कि लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई तो नापी जाएगी सेंटी में, और द्रव्यमान मापेंगे, जी का मतलब ग्राम में, और समय को सेकंड में। एफपीएस का मतलब यही होता है कि द्रव्यमान तो मापेंगे पाउंड में, और 1 पाउंड लगभग 453 ग्राम का होता है। और ये जो द्रव्यमान की बात, सॉरी, जो लंबाई वो तो मापेंगे फुट में, और द्रव्यमान है वो मापेंगे अपन पाउंड के अंदर, और समय सेकंड में। और ये अपना एसआई जो इंटरनेशनल सिस्टम अपन ने खड़ा किया पूरे विश्व में, कि पूरे विश्व में एक ही अपन मानक करें, और ये मानक एमकेएस पद्धति का, जिसको अपन बोलते हैं मीटर है। लंबाई तो मीटर में, द्रव्यमान अपन किलोग्राम में, और समय अपन किस में मापेंगे, सेकंड में। तो देखिएगा, यहाँ एक सीजीएस पद्धति की अपन छोटी सी बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों। देखिएगा, खैर वो तो मैं सारा हटा देता हूँ साइड वाला। देखिएगा, देखो दोस्तों, अपन ने यहाँ बात करी है कि एक कार्य है, उसका एक मात्रक अपने पास न्यूटन गुणा मीटर है। देखिएगा, ये जो न्यूटन है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है भाई। और ये मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर। तो इसको मैंने कर दिया सीएम। क्लियर है। देखो, मीटर का सेंटीमीटर है, इसको मैंने डाइन लिख दिया। देखो, यहाँ से सोल्व करें तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, और ये डाइन भी है, इंटू में सेंटीमीटर भी है, और डाइन इंटू जो सेंटीमीटर है इसके लिए एक मान रखा जाता है, इसको अपन कहते हैं अर्ग।
ध्यान देना क्या रखेंगे, अर्घ। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके पास कि अपने पास कार्य का एक मात्रक क्या होता है, जूल है, और एक जूल बराबर वैल्यू क्या होती है, तो आप याद रखेंगे 10 की पावर 7 अर्घ। तो ये भी कार्य का मात्रक याद रखेंगे कि जूल बराबर 10 की पावर क्या रख देंगे दोस्तों, 7 रख देंगे। क्लियर है। अब देखो दोस्तों एक व्यवहारिक मात्रक और निकल के आता है, इसी कार्य का कह सकते हैं अपन, इसी ऊर्जा का भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि सेम मात्रक ही रहेंगे इनके। तो एक देखो दोस्तों एक जूल बराबर 10 की पावर अपन 7 अर्घ पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार देखो इसका एक मात्रक और चलता है, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूं आपके सामने। एक शब्द आता है जिसको अपन बोलते हैं कैलोरी। देखो एक आंकड़ा कहता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है अपने पास 4.18 जूल, या इसको ही अपन लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर अपना पास हो जाएगा 4.2 जूल। और यहाँ से देखो एक जूल का वैल्यू अपन निकालेंगे, तो जैसे ही यहाँ से यहाँ निकाल दें अपन कि एक जूल बराबर क्या हो सकता है, तो एक जूल बराबर देखो एक 4/4.2 गुणा में यहाँ भाग में जाएगा, तो अपन क्या कर देंगे 1/4.2 कैलोरी। देखो इस प्रकार का प्रश्न है, पिछले रीट में भी आया था कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल, तो अपन क्या कर देंगे 4.2 जूल, या एग्जैक्ट वैल्यू बात करें तो अपने पास मान होता है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। देखिए मित्रों सारी बात दोबारा से देख लेना, मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा अपन ने कार्य के मात्रकों की बात करी है, तो अपन ने बात ये करी है कि कार्य बराबर मात्रक निकालना है तो सूत्र आना चाहिए। सूत्र अपने पास बल गुणा क्या है, विस्थापन है ही, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विस्थापन है, दूरी है, किस में मापी जाती है, मीटर में, तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है बात। अब देखो इसी को अपन कहते हैं, एक परिभाषा अपन और निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की परिभाषा अपने पास और निकल जाती है कि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर पर प्रतिस्थापित किया जाए तो उसका जो मान है वो 1 जूल के बराबर होता है, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन और 1 मीटर। क्लियर है। ऐसी परिभाषा के सवाल पूछे जाते हैं, पिछली पुलिस में भी पूछे गए परिभाषा पर आधारित बी पार्ट में। अब देखिएगा मैंने थोड़ी सी बात और रखी आपके सामने कि सीजीएस पद्धति में क्या हो सकता है। तो देखिएगा कार्य है जूल की अपन बात करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसी 1 न्यूटन को रखा जाता है 10 की पावर 5 डायन। दोस्तों बहुत बार प्रश्न आया है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो अपन क्या कहेंगे 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है भाई, तो 10 की पावर 5 डायन, और इसी मीटर को बनाया मैंने सेंटी, तो आप जानते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 की घात 2 लिख दी। जैसे मैंने सोल्व किया तो 10 की पावर कितने हो जाएगी 7 डायन इंटू सेंटीमीटर। याद रखें डायन इंटू सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, अर्घ। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है 10 की पावर 7 अर्घ में मान होता है। ये भी आपके पास एक वैल्यू दोस्तों वो पूछी गई है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ। एक व्यवहारिक मात्रक और आया अपने पास, इसी कार्य का कह दो, ऊर्जा का कह दो, सेम मात्रक है, इसलिए तो कार्य ऊर्जा शक्ति 7 पढ़ते हैं अपन। देखो कैलोरी है, एक कैलोरी की परिभाषा तो ये होती है दोस्तों कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम, अगर 1 किलोग्राम ले लें या 1000 ग्राम कह दें, तो 1000 ग्राम जल का तापमान, या एक कोई भी वस्तु हो सकती है, वो जल की जरूरी नहीं, 1 ग्राम कोई भी वस्तु है उसका तापमान अपन 1 डिग्री बढ़ा दें, या 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, कैलोरी। वैसे जल की अगर बात करें तो जल एक छोटा सा अपवाद होता है उसमें प्रसार का। क्यों? क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसी भी पदार्थ को अपन गर्म करें उसको उष्मा देंगे, जैसे जैसे उष्मा देंगे तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कहने का मतलब यदि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो घनत्व उसका क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दोस्तों, डेंसिटी D बराबर होता है m/v। यदि आयतन बढ़ा तो घनत्व कम। लेकिन जल एक अपवाद है, क्योंकि जल को आप 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यदि गर्म करेंगे तब क्या होगा, इसका आयतन तो घटेगा और घनत्व क्या होगा, ज्यादा। इसलिए बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर, 4। इसलिए जल के बारे में इसकी परिभाषा थोड़ी सी मॉडिफाई करेगी और ये कहा गया कि 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी। अगर 1000 ग्राम कर दोगे तब ये क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी। ये तो आजकल चर्चा में भी है, आपने दौड़ की तो कितनी कैलोरी आपने ऊर्जा बर्न की, या किसकी कैलोरी का मान बढ़ गया है, इसलिए उसका खान पान मोटा पतला आपने सुना होगा ना आजकल, तो खूब सारा चर्चा में, तो वो कैलोरी है। देखो यहां से एक आंकड़ा अपन ने पढ़ा है
कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, तो 1 जूल बराबर आपके पास हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। इस प्रकार से ये अपने पास सारे के सारे मात्रक किसके हैं दोस्तों, कार्य के मात्रक हैं। ये तो अपना कार्य हुआ, कार्य के प्रकार हुए और कार्य के क्या हुए दोस्तों, मात्रक के। अब अपन इसी पर आधारित एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे का पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, एक सवाल है, सवाल मैं लिख देता हूँ, आप भी सोल्व करने की कोशिश करना और बाद में अपन साथ साथ करते हैं। देखिएगा, कोई पूछ ले आपसे कि बताओ कार्य सदिश है कि अदिश है, तो आप क्या कहोगे कि कार्य में तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो कार्य कैसा है भाई, अदिश है। ठीक है, देखो दोस्तों सवाल आपके सामने है। सवाल इस प्रकार से रखा गया है कि सफर में जाते समय, मैं पूरा लिख देता हूं, सफर में जाते समय आप एक थैले को जिसका द्रव्यमान आपके पास दिया हुआ 12 किलोग्राम, आप एक थैले को जिसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, सफर में जाते समय आप एक थैले को जिसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है 1.5 मीटर ऊंचा उठाकर, 1.5 मीटर ऊंचाई पर उठाकर अपनी पीठ पर रखते हैं, अपनी पीठ पर रखते हैं, पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर किया गया कार्य बताओ, थैले पर किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन आपके पास प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, या जी की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड, यही तो होता है अपने पास। गुरुत्व त्वरण मात्रा क्या होता है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपके सामने एक सवाल है, सवाल करिएगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ दोस्तों, देखिएगा। सवाल ये है कि सफर में जाते समय आप थैले को, उस थैले का वजन आपके पास दिया गया है, 12 किलोग्राम का थैला दिया गया है और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आप उठा रहे हैं, नीचे से आपने उठाया है और अपने पीठ पर रखा है, अपने कंधे पे पीठ पे रखा तो पीठ पे रख दिया है, तो पीठ पर आप रखते हैं, तो थैले पर किया गया कार्य की गणना करो, जबकि जी का मान आपको 10 दिया गया है, यानी 10 आपको दे दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। तो देखो कार्य की आपको गणना करनी है, आप अपना कर लीजिए, मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ। देखिएगा, आप वीडियो रोक लीजिएगा 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और फिर सवाल कीजिएगा। कार्य की गणना करनी है, तो देखो इसको अपन सॉल्व करें। अपन तो कार्य की परिभाषा के लिए अपन यही पढ़ते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F गुणा S, यानी कि अपन क्या पढ़ते हैं, बल गुणा विस्थापन। ठीक है भाई, देखो एक एक बात सामने रखते जाएंगे, सवाल होता जाएगा। देखिएगा, यहाँ अपन छोटी सी अगर बात करें तो अपन ये भी जानते हैं कि F बराबर होता है ma। अब किसी पिंड को आप पृथ्वी से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि A ना होकर के A बराबर क्या हो जाएगा, mg। यही तो मतलब हुआ। देखेंगे एक ही जगह क्या आ गया, g। इसी प्रकार देखो अपने को विस्थापन चाहिए, तो यहाँ विस्थापन देखो h ऊंचाई है, यानी कि h बराबर किसके हो जाएगा, s के, यानी कि s की जगह पे आपको पुट क्या करना है भाई, इस बार h पुट करना, यानी कि फॉर्मूला अपन लगाएं तो क्या हो जाएगा, देखो f की जगह पे तो अपन क्या ले रहे हैं, mg, और s की जगह क्या लें, h। अपन ने पहले भी इसको पढ़ा है कि यदि धरातल से ऊपर की ओर कार्य करें तो किया गया कार्य जो है वो वास्तव में देखा जाए तो वो स्थितिज ऊर्जाई है, यानी W बराबर क्या हो गया, mgh। अब देखो दोस्तों, इसमें एक मजेदार सा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आप देखना, होने को तो हो जाएगा, सीधी कैलकुलेशन है। देखो W बराबर यहाँ से करें, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, कहाँ रहा, ये देखो ये पड़ा 12 किलोग्राम का द्रव्यमान, तो ये तो अपन ने कर दिया क्या है, 12 किलोग्राम। ठीक है भाई, देखो जी का मान आपके पास 10 है, किस में दिया भाई, मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, तो मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर में, गुणा h आपके पास दोस्तों कितनी है, 1.5 मीटर, तो हमने क्या लिख दिया, 1.5 मीटर। देखो इसको सॉल्व करें अपन, तो अपन जानते हैं 15 12 180, एक पॉइंट काटेंगे तो 18, 18 को 10 से गुणा करेंगे, 180 हो गया भाई ये। ठीक है, देखो अब मजेदार कहानी शुरू होती है यहाँ से। मात्रक आपको मिला किलोग्राम, गुणा देखो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर। देखो आपके पास किया गया कार्य है
और वो कार्य आपके पास 180 आया, लेकिन 180 क्या है, तब आप क्या कहेंगे भाई, ये जो मान आया आपके पास किस में आया है, किलोग्राम में, मीटर स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर में। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन आएगा मित्रों वो इस प्रकार से नहीं, सारे के सारे जो ऑप्शन है जैसे आपको दे देगा 180 जूल दे दिया, एक आपको दे दिया 1800 जूल दे दिया, एक आपको 1.80 जूल दे दिया, और एक आपको दे देगा इनमें से कोई सा नहीं। तब आप क्या करोगे, क्योंकि कार्य का मात्रक तो क्या भाई जूल है, ऑब्वियसली आप जूल करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर एक फैक्ट रख रहा हूँ, देखना मित्रों, इसी को अपन चेंज करेंगे थोड़ा सा, देखना अभी क्लियर हो जाएगा। देखो आपने फिजिक्स के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है, और आपने ये भी सुना है कि उसको अपन मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको, तब आप कहते हो कि हाँ उसने एक सूत्र दिया था भाई, कौन सा सूत्र, E बराबर mc स्क्वायर। अब आपसे मैं ये पूछूं कि ये बताओ E बराबर mc स्क्वायर सूत्र क्या काम आता है, आप बता भी दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पड़ा आपके सामने, मैं चेक करूँगा, मैं बस एक एक कमेंट आपके चेक करता हूँ, तो आप बताना देखिए E बराबर mc स्क्वायर है वो क्या काम आता है, क्यों अपन आइंस्टीन को इतनी सारी उपाधियाँ दे रहे हैं। देखिए मित्रों ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी बताना। देखो अपन जानते हैं कि E बराबर क्या है mc स्क्वायर, वास्तव में E क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई जूल, तो ये तो जूल हो गया। देखो mc स्क्वायर, आइंस्टीन के सूत्र में ये था कि ये तो ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, और c उसने कहा था कि प्रकाश का वेग है। क्या कहा था, c बराबर क्या है, प्रकाश का वेग। देखो c स्क्वायर किया है, और वेग अपन जानते हैं भाई, वेग क्या होता है, अगर अपन बात करें तो क्या मिलेगा आपको, मीटर बट्टा सेकंड। वेग का मात्रक यही है भाई, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वेग अपन पढ़ते हैं, देखो क्योंकि अपन यही पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ अपन बात करें तो इसको अपन चेंज करें, m तो द्रव्यमान है ही है, देखो ये c है, c की जगह अपन क्या सकते हैं v, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर v स्क्वायर। देखो दोबारा से देखिएगा m गुणा v स्क्वायर की जगह मैं क्या रखता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पर मीटर स्क्वायर बट्टा सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है, ये m द्रव्यमान की बात है भाई, और ये अपने पास मीटर स्क्वायर बट्टा सेकंड स्क्वायर। देखेंगे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे भाई किलोग्राम होता है, गुणा आपके पास क्या है मीटर बट्टा सेकंड का क्या करते हैं भाई स्क्वायर करते हैं। देखो यहाँ और यहाँ पर वैल्यू चेक कीजिएगा, किलोग्राम में वैल्यू है, किलोग्राम में वैल्यू है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है। कहने का मतलब हम तो जूल लेके चले थे, और मान किस में आ गया, किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर बट्टा सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, ना तो ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, एक दूसरे फॉर्मेट में अपन डाल सकते हैं। कार्य था, कार्य को बदल दिया किस में, ऊर्जा में, इसलिए अपन कह देंगे कि ये सारी वैल्यू किस में आई है, जूल में। तो एग्जैक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 जूल। ठीक है दोस्तों, आज के इस एपिसोड में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपने हमको ध्यान से सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। यदि आपको वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी तैयारी में अच्छे साबित हो रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। इसके साथ ही धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार साथियों।